अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी के न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक स्टेम सेल्स को। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट और सेल सिग्नलिंग के टॉपिक को। स्टूडेंट, आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो या बायोलॉजी की बुक के अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। स्टडी से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेम सेल्स को और इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को। तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट के स्टेम सेल्स होते क्या हैं। स्टेम सेल्स यूनिक सेल्स होते हैं जो कि ऐसी रिमार्केबल एबिलिटी उनके अंदर होती है कि वो खुद को बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में चेंज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब एक स्टेम सेल डिवाइड करता है तो उसके पास ये एक ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो जो या तो वो स्टेम सेल ही रहना चाहे या फिर वो स्पेशलाइज सेल बन जाए, जैसे कि मसल सेल, रेड ब्लड सेल और ब्रेन सेल। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि जैसे कि स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट बनता है, तो आप समझ लें कि उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो वो कुछ सेल्स जो हैं वो या तो स्टेम सेल ही रहें या फिर वो सेल्स जो हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टाइप्स के सेल बन जाएं और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ को बना सकें, ऑर्गन्स को बना सकें। इसी तरह से वो स्पेशलाइज हो जाए, कुछ मसल सेल्स बनाएंगे, रेड ब्लड सेल बनाएंगे, ब्रेन के सेल बनाएंगे, हार्ट के सेल्स बनाएंगे, इस तरह से। तो फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज है हमारे पास स्टेम सेल की। जो फर्स्ट है वो है टूटीपोटेंट। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो तकरीबन हर किस्म के सेल में जो है वो तकसीम हो सकते हैं। जैसे कि जाइगोट का सेल्स जो है वो जब उसकी जाइगोट की फर्स्ट फ्यू डिवीजन होती हैं, जब जो है वो जाइगोट पे डिवीजन होती है तो वो 2 में डिवाइड होता है, देन 2 से 4 में डिवाइड होता है, फिर 4 से 6 में, 6 से 8, 8 से 16, 32, इसी तरह से सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते जाते हैं थॉरली, और एक आप कहने के गुच्छा सा बन जाता है सेल्स का। नेक्स्ट है प्लोरीपोटेंट सेल्स। ये सेल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट जो हैं ये भी तमाम किस्म के सेल्स में चेंज हो सकते हैं। जिस तरह के अर्ली एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं तो वो हर किस्म के सेल्स में चेंज हो जाते हैं। मल्टीपोटेंट सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं और सेल्स की क्लोजली रिलेटेड जो फैमिली है सेल्स की उसमें वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ये इमेच्योर सेल्स होते हैं। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो के इमेच्योर सेल्स होते हैं, बाद में ये मेच्योर होकर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बनाते हैं। लिगोपोटेंट की बात करें तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं सेल्स की, कुछ जो है वो खास किस्म में डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अडल्ट लिम्फाइड सेल और मिलॉइड स्टेम सेल्स में लिम्फाइड सेल जो है ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और मिलॉइड स्टेम सेल जो है ये सेल्स की ऐसी टाइप्स है जो कि बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती है। यूनिपोटेंट सेल्स की स्टेम सेल्स की बात करें तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ एक ही किस्म के सेल्स में, जो कि इनकी अपनी ही टाइप्स होती है वो, और ये स्टिल स्टेम सेल्स रहते हैं वो इस वजह से क्योंकि इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो खुद को रीन्यू करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अडल्ट मसल स्टेम सेल्स, एक अडल्ट के जो मसल के सेल्स होते हैं, आपको पता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल्स जो हैं वो टूटते हैं, ब्रेकअप करते हैं और दोबारा से वो रीबिल्ड होने की कैपेसिटी रखते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इस वजह से ये जो है इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये रीन्यू हो सकते हैं। इसी वजह से ये अपनी ही किस्म के या सिर्फ एक ही किस्म के सेल जो हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट कि आपको स्टेम सेल्स और उसकी टाइप्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेम सेल्स के यूजेस को। स्टेम सेल्स के यूजेस ये हैं कि ये रीजनरेटिव मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। कुछ स्टेम सेल्स के पास ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो खुद को रिप्लेस और रिपेयर कर सकते हैं। वो खुद को नहीं और ऐसे ऑर्गन्स और टिश्यू को जो कि डैमेज हो चुका होता है उसको रिपेयर करने और रिप्लेस करने की कैपेसिटी रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। इसी वजह से इनको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, कि जब स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाए, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसको ट्रीट करने के लिए, और पार्किंसंस डिजीज़ जो कि एक सीवियर किस्म की ब्रेन डिसऑर्डर है, और इसके अलावा हार्ट डिजीज़ में जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे स्टेम सेल्स। उसके अलावा है ड्रग टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत से जो स्टेम सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक सेल टाइप्स
उनकी जो है वो डिफरेंशिएट होकर एक स्पेसिफिक सेल की टाइप्स में चेंज होने की एबिलिटी रखती हैं। तो रिसर्चर्स ने एक मॉडल क्रिएट किया है ह्यूमन डिजीजेस का, जिसके लिए वो अलाउ करते हैं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से उन ड्रग का इफेक्ट उनके ऊपर टेस्ट कर सकें कि ये किस हद तक किसी बीमारी में उसके इफ़ेक्ट को उस बीमारी को ख़त्म करने में और बॉडी पे वो ड्रग का इफ़ेक्ट चेक करते हैं कि ये किस हद तक असर करती है। इसी वजह से इसके अलावा ये एनिमल के मॉडल्स के लिए भी उनके जो है इस्तेमाल किए जाते हैं ड्यूरिंग द रिलायंस ऑन एनिमल मॉडल्स। इसके अलावा इसका थर्ड वन जो है वो यूजेस है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। कुछ स्टेम सेल जो हैं वो डिराइव किए जाते हैं पेशेंट की अपनी ही बॉडी के सेल से, और वो रिड्यूस करते हैं चांस इसका रिस्क ऑफ इम्यून रिजेक्शन, ताकि जो वो किसी पेशेंट के सेल से ही कुछ स्टेम सेल उसके सेल से ही वो कोई बना रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं इस चीज़ का कि वो कोई बना सकें उसका स्टेम सेल, ताकि वो उसके अंदर जो ख़राबी पैदा कर रहे हैं जो सेल्स उसका वो इलाज किया जा सके। तो उस पेशेंट के अपने ही बॉडी के सेल्स वो क्यों लेते हैं, ताकि जब वो सेल दोबारा उनकी बॉडी में एंटर करवाएं या कोई ड्रग मेडिसिन जो उन्होंने बनाई है तो वो उसका ह्यूमन की बॉडी का पेशेंट की बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो उसको रिजेक्ट ना कर दे। तो इस वजह से पर्सनलाइज्ड वो इस तरह से मेडिसिन बनाते हैं, अप्रोच करते हैं, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सके पेशेंट की बॉडी पे और एक सेफ़र जो है वो थेरेपी हो सके। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ स्टेम सेल। अब स्टेम सेल की 3 मेजर कैटेगरीज हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हैं, एडल्ट स्टेम सेल हैं और इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, तो फर्स्ट है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है ये डिराइव किए जाते हैं अर्ली स्टेज जो एम्ब्रियो होता है उसके इनर सेल मैस है, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये एक सेल का एक आप समझ लें कि ये सेल का एक मैस होता है, मैनी टाइप सेल्स का गुच्छा आप कह लें। तो ये स्टेम सेल्स प्लोरीपोटेंट होते हैं, इसका मतलब कि ये नियरली तमाम बॉडी के जितने भी टाइप्स के सेल हैं उनमें डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, इनमें ये एबिलिटी होती है। ये हाईली डिफ्रेंशिएशन पोटेंशियल रखते हैं और एक्सट्रीमली वर्सटाइल हैं रिसर्च और थेरेपी वगैरह में। तो इनके अंदर जो एथिकल कंसर्न्स हैं इंक्लूड के यूजेस ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो को यूज़ करना, रिस्क ऑफ टेराटोमा फॉर्मेशन और पोटेंशियल ऑफ इम्यून रिजेक्शन वगैरह की चीज़ें ये भी इसमें जो है वो इंक्लूड होती हैं। अडल्ट स्टेम सेल जो है ये ऐसे स्टेम सेल हैं जो कि वेरियस टिश्यूज़ में फाउंड होते हैं, बॉडी के तकरीबन हर जगह पे ये पाए जाते हैं, जैसे कि बोन मैरो में, फैट और ब्लड वगैरह में। ये मल्टीपोटेंट होते हैं, जिसका मतलब कि ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक सेल टाइप्स के लिमिटेड रेंज तक, जो भी टिश्यू का ओरिजिन होता है उसके रिलेटेड। तो ये इन्वॉल्व होते हैं, इनके अंदर जो है इतनी कंट्रोवर्सी नहीं पाई जाती, लेस एथिकल इश्यूज़ हैं इनके अंदर, जो है वो इम्यून रिजेक्शन का रिस्क लोअर होता है और ये पेशेंट के अपनी ही बॉडी से जो है वो अहज़ किए जाते हैं, लिए जाते हैं। इस वजह से इनके अंदर लिमिटेड डिफ्रेंशिएशन पोटेंशियल होता है कि उनको ये डिफ्रेंशिएट इतना ज़्यादा नहीं करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड मेथड है कि उनको आइसोलेट और जो है वो उनको कल्चर किया जा सके। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये जो है लैब में रीप्रोग्रामिंग अडल्ट सोमैटिक सेल्स जो हैं, सोमैटिक सेल हम कहते हैं ह्यूमन की बॉडी के तमाम सेल्स सिवाय उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स के, उनको कहते हैं सोमैटिक सेल्स। ये जो है प्लोरीपोटेंट स्टेट यूज़ किए जाते हैं, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है उसको इस्तेमाल करते हुए ये लैब में जनरेट किए जाते हैं और ये प्लोरीपोटेंट जो है वो सिमिलर होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की तरह। इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर इनके एडवांटेजेस को डिस्कस करें तो इनके ऊपर कोई एथिकल कंट्रोवर्सी नहीं है एम्ब्रियोनिक स्टेम्स को लिंक करते हुए, क्योंकि ये इनके अंदर एम्ब्रियो को डिस्ट्रक्शन की भी रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होती और ये पेशेंट की अपनी बॉडी से ही जनरेट किए जाते हैं। इनके अंदर मिनिमाइज़ होता है इम्यून रिजेक्शन के बाद, इम्यून सिस्टम उनको रिजेक्ट ना कर दे। इसी वजह से इनमें ये पोटेंशियल होता है कि ये रिजनरेट कर सकते हैं किसी भी डैमेज टिश्यू और ऑर्गन को। इस वजह से ये न्यू हार्ट सेल्स जो पेशेंट के अंदर होते हैं उनको ये रिकवर करते हैं जो डैमेज हो जाते हैं हार्ट के डिजीज़ में। इसके अलावा न्यूरॉन्स जो ब्रेन के रिलेटेड डिजीज़ हैं उन पेशेंट के अंदर भी न्यूरो जो है वो डीजेनरेटिव कंडीशंस के अंदर भी ये तकनीक को इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस को। तो इसके डिसएडवांटेजेस में आता है कि ये रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है, जेनेटिक चेंजेस इसके अंदर आते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं iPSCs को, यानी कि इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स को इफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से ट्यूमर काज हो सकता है जिस पेशेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट किए गए हैं। इसके अलावा डायरेक्ट iPSC जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं स्पेसिफिक फुली फंक्शनल सेल टाइप में। इसके अलावा ये स्टिल डिफ़िकल्ट है कि ये इंश्योर किया जा सके कि ये सेल्स
जो है इस तरह से ये तरीका इस्तेमाल करते हुए किसी भी पेशेंट की बॉडी के सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। तो ये इसके कुछ जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज को। हमने चैप्टर नंबर 3 को भी जो है वो कम्प्लीटली टॉपिक वाइज डिस्कस कर लिया है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये इस तरह से आप इनको देख लें और इनके जो आंसर हैं वो मैंने लगा दिए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हैं ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनको भी आप देख लें। तो इनके आंसर जो हैं वो प्रॉपर वो मैंने लगा दिए हैं ताकि आप आसानी से इनको याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से आप इसको देख लें। नेक्स्ट वन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 है, उसके आंसर भी आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 जिसमें है शॉर्ट क्वेश्चंस, तो इनका सोल्यूशन भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। जी स्टूडेंट, तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो आपको ये देखें, ये टेबल है। तो ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं। जो स्टेटमेंट वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से नेक्स्ट वन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के स्टेटमेंट वाले। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है एंड नेक्स्ट वन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 7, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है। तो एक्सरसाइज के भी ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको ज़रूर याद करना है। नेक्स्ट वन भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। जो विद इन चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह से ये आपको डायग्राम भी पेपर में जो है वो अलग से शॉर्ट में तो नहीं आएगी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनली को जब आप याद करेंगे तो उसकी डायग्राम और साथ उसकी लेबलिंग भी आपको आनी चाहिए। जी स्टूडेंट, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट इंक्विजिटिव क्वेश्चंस, ये उनके आंसर हैं। ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। हम अपनी वीडियो में अब हमारा ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो गया, हमने डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर लिया। इसकी एक्सरसाइज को भी अब हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम चैप्टर के क्वेश्चन कौन से टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी ताकि आपको आसानी हो और आप पेपर में उन टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग और कौन से टॉपिक को आपने एज अ शॉर्ट प्रिपेयर करने हैं आप आसानी से उनको कर सकें। होप सो स्टूडेंट कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स और एक्सरसाइजेस के सल्यूशंस आप तक पहले पहुँच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया का, और उसको भी ऐसे ही टॉपिक वाइज डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे और उसके लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करूंगी और कौन से टॉपिक आपने एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं, कौन से टॉपिक आपने एज अ शॉर्ट प्रिपेयर करने हैं, हम उनको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।